नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। एक तरफा प्यार में लड़की पर चाकू से वार, आखिरकार पीड़ित युवती ने तोड़ा दम। चंद्रपुर के नेताजी चौक में परिजनों का शव के साथ प्रदर्शन। अक्टूबर में होंगे जिला परिषद के चुनाव, भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने फिर साधा राज्य सरकार पर निशाना। और जेईई मेन परीक्षा में धांधली की आंच नागपुर पहुंची। सीबीआई टीम ने 5 कोचिंग संस्थाओं में जब्त किए दस्तावेज। और अब खबरें विस्तार से। एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने चाकू से वार कर एक 18 वर्षीय लड़की को गंभीर घायल कर दिया, जिसकी आखिरकार मौत हो गई। घटना महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के बाबूपेट परिसर की बताई जा रही है, जहां मृतक लड़की के परिजन ने आरोपी को फांसी देने की मांग कर प्रदर्शन किया है। उदर निर्वाह केला भाऊ, आपल्या माध्यमातून इथं आहे ना प्रथम तिला आहे ना आर्थिक सहायता मिळायला पाहिजे भाऊ। झाला जाते त्यावेळेला हे लोक ही दखल त्यांची घेत नाही। एजन्सी रिपोर्ट घेऊन चालू ठेवा कहावत है कि प्यार अंधा होता है और इसी आशिक के पागलपन का खामियाजा एक लड़की को जान देकर भुगतना पड़ा है। वैसे तो इसे एक तरफा प्यार बताया जा रहा है, जहां चंद्रपुर के बाबूपेट में 35 वर्षीय प्रफुल्ल आत्राम इस सिरफिरे आशिक ने 18 वर्षीय लड़की पर चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रफुल्ल आत्राम शादीशुदा है। आरोपी कई दिनों से लड़की का पीछा कर रहा था, जबकि इसके पहले भी आरोपी ने पीड़ित लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित लड़की ने पुलिस थाने में भी की थी, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। कुछ दिनों पहले आरोपी प्रफुल्ल आत्राम ने लड़की पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया, जहां उसका उपचार अस्पताल में चल रहा था। लेकिन सोमवार को लड़की ने आखिरकार दम तोड़ दिया, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने लड़की का शव लेकर नेताजी चौक में प्रदर्शन किया। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ऐसी मांग की गई। कुछ समय के लिए नेताजी चौक पर माहौल गर्मा गया था, जहां कुछ स्थानिक नेताओं का आश्वासन के बाद मृतक की अंत्यविधि पूरी की गई। 17 साल की लड़की पे चाकू हमला हुआ था। वो लड़की की आज दुखद निधन हुआ है 4 बजे से। तो उसकी डेड बॉडी जो है नागपुर से अभी आई है, और ये अभी यहाँ आने के बाद जो लोकल के लोग हैं, बाबूपेट के लोग 200-250 लोग जमा हुए। उनकी ये डिमांड थी कि आरोपी को फांसी होना चाहिए, और ये जो केस है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, और वो फैमिली को कुछ आर्थिक मदद चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जितना भी उनके डिमांड है वो पूरे किए जाएंगे। फास्ट ट्रैक में चलाने के लिए हम गवर्नमेंट को एक वैसे प्रस्ताव भेजेंगे, और तपास जल्दी से जल्दी पूरा करके, इन्वेस्टिगेशन पूरा करके हो सके उतनी जल्दी चार्जशीट दाखिल करने की कोशिश। रामनगर पुलिस स्टेशन, इसके बारे में मैं कल हमारे वरिष्ठ अधिकारी को इसके बारे में एक इंक्वायरी के लिए एक रिपोर्ट भेजने वाला हूँ। रिपोर्ट में अगर सही बात निकली तो जो भी इसमें दोषी है उसको किसी पुलिस स्टेशन में जितने भी महिला की कंप्लेंट आती है हम लोग तुरंत इसको कार्रवाई करते हैं, और हो सके उतना जल्दी उसका निपटारा करें। न्याय मतलब ये है कि उनका डिमांड है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट का मैटर है तो वो तो गवर्नमेंट की तरफ चले जाएगा। गवर्नमेंट अगर मैं मेरी तरफ से या एसपी साहब की तरफ से जितना भी तो उसमें जो चाहिए, सवाल चाहिए, ये चाहिए, पूरा देखना चाहिए, तुरंत देखेंगे। आरोपी जेल से नहीं छूटेगा, इसके लिए पूरी कार्रवाई की जाएगी। हमारी पूरी सहानुभूति परिवार के साथ में। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत सिंसियर लड़की थी, टाइम से अपना काम करती थी अच्छे से, यानी उसका कोई ऐसा ये नहीं था
काम में अच्छा होशियार थी वो लड़की और काफ़ी पंचुअल भी थी। तो उस हिसाब से हमें पूरा बहुत दुख है कि अचानक ऐसी घटना हो रही है और हमारा सहमति पूरे परिवार के साथ है। हम अपेक्षा करते हैं कि उनके परिवार को इसकी हिम्मत दें ताकि इस दुर्घटना को सहन कर सके और आगे अपनी ज़िंदगी बढ़ा सके। इस तरह से बेसिकली कोई साइकोपैथी हो सकता है जो इस तरह से ब्रूटली किसी का मर्डर करता है, कोई मनोरुग्ण इस तरह से जो हो सकता है जो हो जाए, या किसी नशे में हो सकता है जो इस तरह से हरकतें कर सकता है। बाकी नॉर्मल आदमी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कोई इतनी बुरी तरह से किसी को अटैक करे करके, या तो नशे में हो सकता है या मनोरुग्ण हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 9 सितंबर को दिए गए फैसले के बाद राज्य चुनाव आयोग ने राज्य के 5 जिला परिषदों व 33 पंचायत समितियों में ओबीसी सीटों पर उपचुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 5 अक्टूबर को मतदान की घोषणा करने से अचानक ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। नागपुर जिले में जिला परिषद की 16 ओबीसी सीटों की मान्यता रद्द हुई थी। जुलाई महीने में चुनाव आयोग ने उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया था और चुनावी प्रक्रिया में नामांकन दाखिल करने तक की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। राज्य सरकार द्वारा आयोग से कोरोना को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निवेदन किया गया था और आयोग ने चुनाव को जैसे थे की स्थिति में स्थगित किया था। अब सूको के आदेश पर आयोग ने अचानक ही 5 अक्टूबर को मतदान की घोषणा कर दी है, जिससे जिले में हलचल मच गई है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अचानक ही कार्यक्रम घोषित हो जाएगा, क्योंकि सभी दल ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होने देने का दम भर रहे थे। सूको में 23 सितंबर को इसी संदर्भ में सुनवाई है और राज्य सरकार ओबीसी एम्पिरिकल डेटा के संदर्भ में अपना पक्ष रखकर चुनाव को आगे सरकाने की अपील फिर से कर सकती है। मतदान के लिए केवल 21 दिन ही शेष बचे हुए हैं। 5 अक्टूबर को मतदान होना है। चुनाव के लिए प्रशासन पहले ही तैयार था, लेकिन उम्मीदवारों को प्रचार के लिए महज 2 सप्ताह ही मिले हैं। आचार संहिता भी लागू हो गई है। एक दिन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। वैसे तो ओबीसी सीटों पर जिन सदस्यों की सदस्यता रद्द हुई थी, उन्हें ही पार्टियों ने दोबारा उम्मीदवारी दी है। जिन पुरुष सदस्यों की महिला आरक्षण के चलते सीट हाथ से निकली थी, उनकी पत्नियों को टिकट दे दी गई है। नामांकन भरे जा चुके हैं और आयोग के नए कार्यक्रम अनुसार 21 सितंबर को उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। 27 व 29 सितंबर को नामांकन वापसी ली जा सकेगी व चुनाव चिन्ह का वितरण होगा। 6 अक्टूबर को मतगणना व परिणाम घोषित होंगे। उम्मीदवारों के लिए तो मतदान की उल्टी गिनती अभी से शुरू हो गई है। वहीं राज्य चुनाव आयोग ने 5 जिला परिषद व 33 पंचायत समितियों में ओबीसी सीटों पर उपचुनाव कार्यक्रम के घोषित करने पर भाजपा के प्रदेश महासचिव व ओबीसी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्या कहा चंद्रशेखर बावनकुले ने, आइए जानते हैं। माननीय देवेंद्र फडणवीसजी आणि चंद्रकांत दादा यांनी आधीच जाहीर केला आहे की ज्या ओबीसी जागा होत्या त्या ठिकाणी ओबीसी उमेदवार राहणार आहे। आम्ही सर्व ओबीसी उमेदवार देणार आहोत, पण या सरकारने माननीय मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्यांनी जे जाहीर केलं होतं की बिना ओबीसी आरक्षणाने निवडणुका होणार नाही, होऊ देणार नाही, पण निवडणुका लागल्या। या सरकारने ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली, या सरकारने ओबीसी समाजाचा विश्वासघात केला आणि म्हणून या संपूर्ण 144 पंचायत समिती 85 जिल्हा परिषदामध्ये ओबीसी समाज या सरकारला जागा दाखवेल। या सरकारने जे ओबीसी आरक्षण घालवलं, या सरकारच्या उमेदवाराच्या विरुद्ध मतदान करतील आणि ओबीसी जनता यांना याची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। भारतीय जनता पार्टीने आधीच जाहीर केला आहे की सर्व जागावर ओबीसी उमेदवार लढणार आहे। बिना ओबीसी आरक्षणाने राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होणार नाही। आज राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला। राज्य सरकारने ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली, फसवणूक केली। राज्य सरकारने जर जाहीर केलं होतं की बिना ओबीसी आरक्षणाने निवडणुका होणार नाही, मग राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका लावल्या कशा? आणि मग राज्य सरकारने आता तातडीने ओबीसी आरक्षणाबिना निवडणुका जर घेतल्या तर ओबीसी समाजावर अन्याय होणार आहे। आणि पहिल्यापासूनच मी सांगत आलो आहे, या सरकारमधला एक गट असा होता की जो या निवडणुका ओबीसी बिना करायच्या अशा तयारीमध्ये होते आणि शेवटी त्यांचा मनसुबा झाला आणि आज ओबीसी समाजावर सर्वात मोठा अन्याय करणारा निर्णय झाला। हा प्रेसिडेंट होईल। एकदा ओबीसी बिना निवडणुका झाल्या तर हा प्रेसिडेंट होईल आणि पुढच्या काळातील सर्व निवडणुका ओबीसी विना होतील। असा हा मोठा घात महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी समाजावर केला। ओबीसी समाज आता यांना सोडणार नाही। या सरकारच्या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये या सर्व 85 जिल्हा परिषद आणि 144 पंचायत समित्यामध्ये
भारतीय जनता पार्टीने तर ओबीसी उमेदवार देणार आहे. माननीय देवेंद्रजी, माननीय चंद्रकांत दादांनी सुरुवात केला आहे, सूचना दिल्या सर्वांना. पण आता या महाविकास आघाडी सरकारचा खोटारडेपणा, मुख्यमंत्र्यांनी या ओबीसी समाजाची खोटं बोलले, सरकार खोटं बोललं आणि म्हणून या निवडणुकीमधून जनता या सरकारचा बदला घेतल्याशिवाय राहणार नाही. ओबीसी समाज या सरकारचा बदला घेतल्याशिवाय राहणार नाही. नागपुर शहर में पर्यावरण पूरक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए महानगर पालिका के परिवहन विभाग ने 1 वर्ष पूर्व 40 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदी के प्रस्ताव को हरी झंडी दी, किंतु 1 वर्ष बीतने के बाद भी इलेक्ट्रिक बसों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. आलम यह है कि हाल ही में स्मार्ट सिटी की ओर से भी महानगर पालिका को इलेक्ट्रिक बस देने की घोषणा की गई, लेकिन वास्तविक रूप में बसों के बेड़े में इलेक्ट्रिक बस कब शामिल होगी, इसकी जानकारी उजागर नहीं की जा रही है. उल्लेखनीय है कि महानगर पालिका में परिवहन समिति में 3 बार सभापति बदल गए, लेकिन बसें कब बदली जाएंगी इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है. आश्चर्यजनक यह था कि कोरोना की पहली लहर के संकट काल में आपली बस के पहिए थमे होने के बाद भी परिवहन समिति की बैठक लेकर इलेक्ट्रिक बसों के प्रस्ताव को मंजूर किया गया था. जानकारों के अनुसार महानगर पालिका को मिली आपली बस के संचालकों में बांट दी गई है. तीनों संचालकों को बसों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, किंतु रखरखाव का पूरी तरह ध्यान नहीं रखे जाने से अब इन बसों की जान निकलती दिखाई दे रही है. इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि कई बसों से काला धुआं निकलता है. अब हाल ही में मनपा आयुक्त की ओर से पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की गई. सर्वप्रथम मनपा की आपली बसों में कौन कौन सी बस पुरानी हो चुकी है इसका आकलन करना जरूरी होगा. इससे अन्य विभागों के खिलाफ कार्रवाई करना आसान हो सकेगा. बताया जाता है कि परिवहन सेवा में 40 बसों को शामिल करने के लिए टेंडर मंगाया गया था, जिसमें मेसर्स EVEY ट्रांसपोर्ट कंपनी की ओर से प्रति किलोमीटर करीब 72 रुपए का दर दिया था. तत्कालीन आयुक्त की ओर से कंपनी के प्रमुखों से चर्चा की गई थी, जिसके बाद करीब 66 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने का निर्णय लिया था. एक दिन पहले ही तेलंगाना एक्सप्रेस से झांसी में बंदूकें और जिंदा कारतूस मिलने के बाद नागपुर रेलवे सुरक्षा बल और अधिक सतर्क हो गया है. इसी के तहत चलती ट्रेनों में जांच के दौरान नागपुर RPF और खुफिया शाखा ने क्रमशः दिल्ली जा रही GT एक्सप्रेस और AP एक्सप्रेस से कुल 57 किलोग्राम का गांजा पकड़ा. इसकी कुल कीमत करीब 5 लाख रुपए आंकी जा रही है. RPF ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनका नाम जिला राजमुंद्री आंध्र प्रदेश निवासी रानकी रेड्डी सूबा वेरिका स्वामी और जिला नालगोड़ा निवासी खेतावत कृष्णा मंगलता नायक बताया गया. उल्लेखनीय है कि दोनों ही कार्रवाइयां AC क्लास में की गई. प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेन 02615 चेन्नई दिल्ली GT एक्सप्रेस सुबह 11:30 बजे प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंची. ड्यूटी पर तैनात RPF जवान राजेश रमेश गढ़पलवार तथा धीरज रामकिशन दहिया जांच करते हुए सेकंड क्लास AC के कोच A1 में पहुंचे. वहां बर्थ 39 पर सफर कर रहे रानकी रेड्डी को 2 ट्रॉफी बैग संदिग्ध लगे. उसने बताया कि वह रामगुंडम से भोपाल जा रहा है. बैग में रखे सामान के बारे में पूछने पर वह घबरा गया. बैग खोलकर देखने पर उसमें 24 बंडलों में कुल 47 किलोग्राम गांजा मिला. इसी तरह ट्रेन 02805 विशाखापट्टनम दिल्ली AP एक्सप्रेस में RPF नागपुर की खुफिया शाखा ने 10 किलोग्राम गांजा पकड़ा और एक आरोपी भी गिरफ्तार किया. यह कार्रवाई भी AC क्लास की बोगी में ही की गई. प्राप्त जानकारी के अनुसार RPF कांस्टेबल भास्कर ने सूचना भेजी कि उक्त ट्रेन के कोच B2 में कूपा नंबर 012 की सीट 3 और 4 के नीचे गांजा होने की संभावना है. नागपुर स्टेशन से ही CIB के साहनी व करौड़े के अलावा ट्रेन में चढ़ गए. इसी बीच ट्रेन रवाना हो गए. जानकारी के अनुसार जांच टीम बताए गए कोच में पहुंची तो बर्थ 3 और 4 के नीचे एक बड़ी सी चादर में कुछ रखा हुआ था. वहां खेतावत बैठा हुआ था. RPF की पूछताछ में उसने गांजा तस्करी की कबूली दी. तुरंत ही उसे गिरफ्तार कर सारा माल जब्त करके रेलवे पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है,
पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सहित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली जेईई मेन परीक्षा में हुई धांधली के मामले में सीबीआई दिल्ली ने निजी संस्था और उसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस प्रकरण में 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सोमवार को इस मामले में नागपुर से संबंधित कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट पर छापेमारी की गई। इस घटना से कोचिंग संस्थाओं में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि दिल्ली से आई टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से यह छापेमारी करके दस्तावेज जब्त किए हैं। ज्ञात हो कि लगभग 2 सप्ताह पहले सीबीआई ने जेईई मेन परीक्षा में चल रही धांधली का भांडाफोड़ किया था। इस केस में सीबीआई ने एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों द्वारा कथित हेराफेरी का मामला दर्ज किया था। दूसरे ही दिन सीबीआई ने दिल्ली, एनसीआर, इंदौर, पुणे, जमशेदपुर और बेंगलुरु सहित 19 स्थानों पर छापेमारी की थी। साथ ही एफिनिटी एजुकेशन के संचालक सिद्धार्थ कृष्णा, विशंबर त्रिपाठी, कर्मचारी ऋतिक सिंह, अंजुम दाऊदानी, अनिमेश कुमार, अजिंक्य नरहरी पाटिल और रंजीत सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान नागपुर के भी कुछ कनेक्शन का पता चला। नागपुर के भी कुछ कोचिंग के संचालकों ने आरोपियों के साथ सांठ-गांठ करके अपने छात्रों की परीक्षा में सेटिंग करवाई थी। एफिनिटी ने बड़े ही शातिर ढंग से यह खेल रचाया था। परीक्षा देने वाला कैंडिडेट केवल पेपर सॉल्व करने का नाटक करता था। असल में उसकी आईडी और पासवर्ड लेकर कोई और ही परीक्षा देता था। ज्यादा स्कोर करने से देश के नामी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आसानी से प्रवेश दिलवाने के लिए यह हेराफेरी होती थी। इसमें नागपुर के कोचिंग क्लासेस के संचालकों ने भी अपने कैंडिडेट की सेटिंग करवाई थी। एक उम्मीदवार से 10 से 12 लाख रुपए का लेन देन होने की जानकारी मिली है। सूत्रों का दावा है कि सीबीआई की टीम ने 5 स्थानों से कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। पूर्व समाज कल्याण मंत्री व नागपुर के पूर्व पालक मंत्री शिवाजीराव मोघे ने कहा कि वर्ष 2024 कांग्रेस का होगा। देश की सत्ता में पार्टी की वापसी होगी। उन्होंने हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस सुप्रीमो शरद पवार द्वारा कांग्रेस के संदर्भ पुरानी जमींदारी से संदर्भित दिए गए वक्तव्य पर कहा कि पवार के बयान पर कांग्रेस में रोष है। उल्लेखनीय है कि राज्य की सत्ता में साथ में होने के बाद भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर थम नहीं रहा है। इस बीच पूर्व समाज कल्याण मंत्री शिवाजीराव मोघे ने कहा कि देश निर्माण में कांग्रेस ने ही जड़ से काम किया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश के लिए खुद का बलिदान तक कर दिया, जिसे जनता भूली नहीं है। मोघे ने कहा कि जनता की समझ में यह बात आ चुकी है कि देश में विविध समुदायों में विद्वेष की भावना पैदा करने वाले भाजपा को चुनकर उन्होंने गलती कर दी है। अब आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी होगी। वह वर्ष कांग्रेस का होगा। मोघे ने कहा कि इंदिरा गांधी ने आम नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए राजा महाराजाओं के तनख्वाह बंद कर दिए थे। देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। दुश्मन देश के नाक खट्टे किए और शक्तिशाली देश अमेरिका के सामने भी कभी नहीं झुका। वही राजीव गांधी ने देश में कंप्यूटर क्रांति लाई, जिसके चलते आज देश के लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि हिमालय से कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी है और भाजपा के खिलाफ गठबंधन सरकार बनानी हो या भाजपा का विरोध करना हो तो कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है और रहेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित किया गया। इसमें नागपुर शहर के सुसरला अरविंद जयराम ने देश में 9वां स्थान हासिल किया। वहीं नागपुर में वे टॉपर रहे। सुसरला ने बताया कि मुख्य रूप से वे कोलकाता से बीकॉम कर रहे थे। लॉकडाउन के कारण नागपुर आ गए और यहीं पर तैयारियां पूर्ण की। लॉकडाउन के कारण पढ़ाई के लिए काफी समय मिल गया और परिणाम सभी के सामने है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल परीक्षा का परिणाम काफी रहता है। हजारों छात्र परीक्षा देते हैं, लेकिन महज 4 या 5% ही सफल हो पाते हैं।
परीक्षा में नागपुर के छात्र सुसरला ने देश में 9वां स्थान हासिल किया है। सुसरला के पिता रमेश बाबू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मुंबई में कार्यरत हैं, जबकि मां ज्योति नागपुर एयरपोर्ट में सिक्योरिटी ऑफिसर है। उन्होंने बताया कि शुरू से ही सीए बनने का लक्ष्य था और इसी की तैयारी वे कर रहे थे। पहले अटेम्प्ट में ही उन्हें सफलता मिल गई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में उन्हें दिन में 10 से 11 घंटे पढ़ने का मौका मिल गया। कामकाज सीमित होने से पढ़ाई का अच्छा अवसर मिला। सीटी में वृतांत जितन गोबरानी दूसरे स्थान पर रहे, जबकि पारस धर्मेंद्र सोहनदानी को तीसरा स्थान मिला। ICAI नागपुर शाखा के अध्यक्ष साकेत बागड़ी ने बताया कि इस वर्ष 218 छात्रों को सफलता मिली है। कोई पूरा सीए बन गया है तो किसी ने एक ग्रुप पास करने में सफलता अर्जित की है। पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस वर्ष ज्यादा छात्र सफल हुए हैं। नागपुर के लिए यह अच्छी बात है। समाज में फैला अंधविश्वास वन्य जीवों के लिए हमेशा से भारी रहा है। बीते 1 साल में वन्य जीवों के अंगों की तस्करी करने वाले लोगों को वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़ा है। उसने वन्य जीवों के अवशेष भी बरामद किए हैं, लेकिन यह धंधा कम होने की वजह बढ़ रहा है। बताया जाता है कि वन्य प्राणियों के विविध अवयवों को लेकर अब भी तरह तरह की धारणा बनी हुई है। कुछ ज्योतिषी और रत्न बेचने वाले व्यापारियों द्वारा लोगों को भ्रम में रखा जाता है कि अगर आप किसी वन्य प्राणी की हड्डी का उपयोग अंगूठी में रत्न की जगह या गले में लॉकेट पहनकर करते हैं तो मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत से बचने के लिए लोग इन चीजों के ऊंचे दाम चुकाने में भी परहेज नहीं करते, जबकि यह झूठ है। खुले बाजार में वन्य जीवों के अंग बेचे नहीं जाते, इसलिए ब्लैक मार्केट में ये धंधा होता है। इस धंधे में ज्योतिषी और ढोंगी बाबाओं के साथ कुछ नग व्यापारी भी शामिल होते हैं। वन्य जीवों के अंगों को बाजार में सुविधा के हिसाब से कई आकार में बदला जाता है, जिससे कि वे पहचान में नहीं आते। कई लोग उंगलियों में छल्ला और हाथ में कंगन के रूप में पहनने के लिए भी उपयोग करते हैं। ये धंधा नागपुर के साथ पूरे देश में फैला है। वन विभाग की टीम अभी तक सिर्फ अवैध धंधे करने वाली टीम के कुछ सदस्यों को पकड़ने में सफल रही है। असली माफिया तक वो नहीं पहुंच पाई है। वन्य जीवों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार आरोपी सेटिंग के चलते बाद में छूट जाते हैं। अधिकारी भी थोड़ा माल बरामद कर वाहवाही लूट कर चैप्टर क्लोज कर देते हैं। इस अवैध धंधे में लिप्त कोई भी बड़ा माफिया आज तक न वन विभाग और न ही पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जबकि जंगल से लेकर बाजार तक इनका पूरा सिस्टम काम कर रहा है, जिसकी छोटी सी झलक वन विभाग की टीम को समय समय पर मिलती रहती है। अगर अधिकारी वन्य जीवों के मामले को गंभीरता से लेकर इस पर शून्य से रिसर्च करें तो बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। त्योहारी सीजन से ठीक पहले लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में कमी लाने की पहल करते हुए सोया, पाम और सनफ्लावर तेल पर 5% इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी। लेकिन शहर में खाद्य तेलों की कीमतों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। सोयाबीन तेल 155 रुपये प्रति किलो पर जस के तस बना हुआ है। वहीं सनफ्लावर तेल 165 रुपये प्रति किलो से नीचे नहीं आया। इसी तरह पामोलिन तेल का टीन 2120 से 2150 रुपये पर ही चल रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी घटने के बाद भी तेलों के भाव में गिरावट नहीं होने से लोगों को खाद्य तेलों को लेकर त्योहारों में भी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों चल रही बारिश के कारण सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते सरसों तेल के भाव में आग लग गई है। 170 रुपये प्रति किलो चलने वाला सरसों तेल इस समय सीधे 190 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। इसी तरह तीली की फसल को भी नुकसान होने से तीली का तेल भी सरसों की रेंज में 190 रुपये बिक रहा है। तेल व्यापारियों के अनुसार यदि बारिश इसी तरह चलती रही तो सोयाबीन की फसल को भी नुकसान हो सकता है। अब तक सोयाबीन की फसल को जितना पानी मिलना था वह मिल चुका है, परंतु अभी बारिश को विराम नहीं लगा तो सोयाबीन तेल फिर से महंगा हो सकता है। वही फल्ली तेल में 20 रुपए टीन की बढ़ोतरी हुई है। जो फल्ली 2460 से 2480 रुपए प्रति टीन चल रहा था, वह अभी 2480 से 2500 रुपए प्रति टीन पर पहुंच गया है, यानी किलो में यह 165 रुपए प्रति किलो चल रहा है। वही राइस तेल अभी 160 रुपए प्रति किलो पर बना हुआ है। नरखेड़ तहसील में पिछले 3-4 दिनों में हुई मूसलाधार बारिश से हजारों हेक्टेयर खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब तक कोई भी जनप्रतिनिधि क्षेत्र के दौरे पर नहीं गया। इससे साफ हो जाता है कि नेताओं को किसानों की कितनी फिक्र है।
चुनाव के समय वोट मांगने के लिए घर घर घूमने वाले सांसद और विधायकों ने ऐसी मुश्किल की घड़ी में किसानों से मुंह फेर लिया है। जिन किसानों के भरोसे पर 5 वर्षों तक अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे, आज वही अन्नदाता घोर संकट में है। इस बार सोयाबीन पर स्टेम फ्लाई, संतरा और मौसम्बी का बेमौसम झड़ना और कपास पर बोंड इल्ली के प्रकोप से किसान इस बार भी संकट में ही हैं। उस पर लगातार हो रही बारिश के पानी से किसानों की हजारों हेक्टेयर के खेतों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इनका हाल जानने की भी फुर्सत इन नेताओं को नहीं है। आज बाढ़ को आए 4 दिन हो गए हैं, परंतु प्रशासन ने अभी तक हुए नुकसान का सर्वे तक नहीं किया है। तहसील में बड़े पैमाने में नुकसान हुआ है, इसका पंचनामा और सर्वे कब होगा, ऐसा प्रश्न अब किसानों द्वारा किया जा रहा है। किसानों को अब सर्वे होगा, इस बात की चिंता सता रही है। त्योहारी सीजन में भी किसानों के घरों में अंधेरा ही नजर आ रहा है। ऐसे में आगे का जीवन कैसे व्यतीत करे, इस बात को लेकर तहसील के किसान चिंता में हैं। तो वीकेबी न्यूज में सुबह के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।